गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो पहले वाले पॉइंट थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था दो प्रकार के सेल पढ़ने वाले हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और उसमें मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ओके, आज हम इस टॉपिक के मेन, जहाँ से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर आपका। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। आपको पता है कंडक्टर दो प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो होता है मेटेलिक और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। क्लियर है? मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया है मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो मेटेलिक और दूसरे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि धात्विक, या जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, और इनको कहते हैं विद्युत अपघटनीय, विद्युत अपघटनीय चालक। ठीक है बच्चों, इसमें जो मेजर डिफरेंस थे वो क्या थे, पहले उनको देख लो, क्योंकि धात्विक चालकों के बारे में आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है। याद है 10th क्लास में आपके धात्विक चालकों के बारे में एक रूल था, ओम का नियम। याद आ गया होगा सबको, है ना? काफ़ी रटा था, क्योंकि वहाँ कहा गया था बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो उस लॉ से, यानी कि वहाँ पर मेटलिक जो आपकी चालकता निकाली जाती है, या वहाँ पर आपका कंडक्टेंस जो निकाला जाता है मेटल में, और यहाँ पर जो अपघट्य होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, उनके अंदर जो आपका कंडक्टेंस या चालकत्व होता है, उसमें क्या क्या मेजर डिफरेंस आने वाले हैं। तो उस लॉ से हम इसमें कौन कौन से डिफरेंस करने वाले हैं कि ओम का लॉ जो यहाँ पर आप फॉलो करते हैं, जहाँ से आप क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं। कुछ शब्द आपने 10वीं क्लास में समझ लिए हैं, मैं उन्हीं को ही यहाँ पर वापस क्या कर रहा हूँ, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। तो पहले आप देखें कि धात्विक जो होते हैं, इसमें मेन डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर धारा का जो चालन है, धारा का चालन किनके द्वारा होता है? धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। क्लियर है भाई? इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। इसके इधर अगर इलेक्ट्रोलाइटिक है तो वहाँ पर चालन किस तरह से होगा? तो यहाँ पर धारा का चालन जो होगा, धारा का मतलब विद्युत धारा से, तो धारा का चालन जो होगा वो किसके द्वारा? आयनों के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको, पता है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना? कोई विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, धारा प्रवाहित की, फिर आयन टूटे, आयन कहाँ गए? इलेक्ट्रोड की ओर गए। ठीक, उसी से क्या हो रहा है, वहाँ पर धारा का चालन हो रहा है। तो धारा का चालन किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा होता है। क्लियर? सेकंड चीज़ ये आपको पता है, जो मैंने बताया था कि किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर यदि आप धारा का चालन करते हैं तो उस वायर के अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है। घरों के अंदर आप देखते हैं प्रतिदिन आपके वायर जो होते हैं, वहाँ पर आप, है ना, फ्रिज चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, तो करंट फ्लो हो रहा है। वापस आप जब उसको बंद कर देते हैं तो आप देखते हैं उस वायर में कोई चेंज आया क्या? किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर नो केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है मेटेलिक कंडक्टर में जब धारा प्रवाहित होती है। ठीक है? जबकि यहाँ पर धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन होता है, होगा ना? जैसे ही आपको इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो होता क्या है, उसके बीच की बॉन्डिंग टूट जाती है। जैसे NaCl है, Na+ में टूट गया और Cl- में टूट गया, तो NaCl की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब वहाँ पर सोडियम आयन है और क्लोरीन है आयन के रूप में। तो ये क्या हुआ? आपका केमिकल चेंज हुआ। तो यहाँ पर आपका केमिकल चेंज होगा और इधर आपका केमिकल चेंज नहीं होता है। तीसरी चीज़ बात करें रेजिस्टेंस के बारे में। इन दोनों के मेन चीज़ जो आज पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी।
ठीक है, ये सारा ही मामला रेजिस्टेंस पर है। तो आप रेजिस्टेंस के बारे में समझें तो पहले तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, कि जब कोई धारा प्रवाह होती है तो उसके प्रवाह की दिशा के विपरीत जो बाधा आती है ना, जो अवरोध आता है, एब्सेक्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोध किस तरह का होगा और यहाँ पर प्रतिरोध किस तरह से होगा, इसको पहले समझें आप। तो आपको पता है कि जैसे ये मेटल का वायर है, ठीक, इसमें क्या होंगे, आपके मेटल आयन होंगे, और मेटल आयन जब होते हैं और जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करोगे तो ये माइनस पोल है और ये प्लस पोल है, तो धारा तो चलेगी इधर, ठीक, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर, इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, तो इधर गए। यहाँ पर जितने भी आपके मेटल्स हैं ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो जनरली यहाँ पर क्या मिलेंगे, सारे आपको आयंस मिलेंगे। जैसे कॉपर है तो कॉपर आयन के रूप में होंगे, तो कॉपर आयन को हम क्या कहते हैं, कर्नेल। ये कर्नेल जो होते हैं ये क्या चीज़ है कि किसी भी जो मेटल्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात, जैसे अब यहाँ पर आपका कॉपर की जगह सब क्या मिल रहा है आपको, कॉपर +2, कॉपर +2, कॉपर +2, तो ये आपका क्या कहलाए, कर्नेल कहलाता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ये क्या करेंगे, सारी इसके बीच में बाधा डालेंगे, और यही इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर जो मेटल के आयन है उन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो एटम्स होते हैं मेटल के, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एटम के द्वारा है। ओके, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका प्रतिरोध धातु आयन, धातु आयन का मतलब जिसको हम क्या कहेंगे, कर्नेल, द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है ना भाई। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखें, जैसे आपने सेल लिया है, ये आपके इलेक्ट्रोड है, ये आयन है Na और ये Cl, ठीक। अब ये ब्रेक हुआ, ये आपका माइनस पोल है, ये प्लस पोल है, तो ये इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो HOH है, ये भी आपके क्या होंगे, H+ और OH में आयोनाइज होंगे, है ना। आयोनाइजेशन दोनों का होगा, क्योंकि ये वीक अपघट्य है, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आयोनाइजेशन दोनों का होगा। तो अब इनका प्रतिरोध किससे है, तो देखो भाई Na+ इधर जाना चाहता है, मूव करेगा, तो Na+ चार्ज है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर Cl- भी तो है, तो इनके बीच में वापस क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो इस आयन का जो मोशन हो रहा है इधर, उसको पीछे से कौन खींचने वाला है, क्लोरीन खींच रहा है, OH वापस खींच रहा है। यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस किसके द्वारा लगा, एक तो इंटरफोर्स द्वारा, इंटरफोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट, सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में ये NaCl है, वापस यहाँ पर क्या होगा, प्लस को माइनस खींचेगा, माइनस को वापस प्लस खींचेगा, तो इसको जाने से क्या करेगा, इस फ्लो को रोकेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, सोल्यूट सॉल्वेशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरफोर्स, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है। ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, इसके आयनों को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर वापस खींच रहे हैं, तो ये इसको रोकेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन है तो इसमें पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होंगे, तो पॉजिटिव आयन के फ्लो को नेगेटिव रोकेगा और नेगेटिव आयन के फ्लो को कौन रोकेगा, पॉजिटिव आयन रोकेंगे। तो ये आपके दोनों ही क्या करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस जो यहाँ रेजिस्टेंस होता है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम स्टेडी रेजिस्टेंस से करते हैं, जबकि यहाँ पर हम कंडक्टेंस से करते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो पहली चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर रेजिस्टेंस किसके द्वारा है, एटम आयन के द्वारा है। जो एटम होते हैं आयन में चेंज जाते हैं, तो उन आयनों के द्वारा होता है, यानी कि पॉजिटिव आयन जो होते हैं उनको कर्नेल कहा जाता है, उनके द्वारा इनका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। जबकि यहाँ पर दो प्रकार से होता है, सॉलिड सॉलिड के बीच में इंटरफोर्स होना, और दूसरी चीज़ क्या, सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में क्या होगा, इंटरफोर्स होगा। एक चीज़ और है कि ये जो आयन मूवमेंट करते हैं इनके चारों ओर कौन होते हैं, सभी तरफ से, जैसे NaCl है तो Na+ है, इसको चारों ओर से कौन घेर लेते हैं, H2O आपका जो सॉल्वेंट है वो घेर लेगा। इसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं, जलयोजन।
तो इस आयन को बड़ा कर देगा ये, तो बड़ा कर देगा तो क्या होगा, इसका फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, यही है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इस तरह से रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है और इसके रेजिस्टेंस से इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ध्यान रखें कि जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस कम आता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टर होते हैं इनमें रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कई प्रकार से लगता है। क्लियर। चौथी चीज़ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, मेटेलिक जो आपका कंडक्टिविटी होती है या कंडक्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होगा क्या, इन आयनों को मूव करना है, तो मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका मूव ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा आयनाइजेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी, वो कहाँ से मिल रही है सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो चाहिए वो मिल जाएगी, तो आयोनाइजेशन भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट जो चालक होते हैं इनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाता है, इसका कंडक्टेंस प्लस हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कंडक्टेंस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस कीजिए, तो मेजर 4 डिफरेंस है। पहला चीज़ क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो किसके द्वारा होगी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। जबकि यहाँ पर बड़े बड़े आयनों के द्वारा चालन जो होगा किसके द्वारा होगा, आयनों के द्वारा। यहाँ पर किसी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं होगा, धारा आएगी, बह जाएगी, वापस आपका जैसा है वैसा का वैसा ही है। जबकि यहाँ पर अगर आप धारा प्रवाहित कर देते हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलने वाला है, वो चेंज हो चुका है, तो केमिकल चेंज होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस किसके द्वारा होता है, जो आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं, उन्हीं के द्वारा होता है, मेटेलिक आयन के द्वारा या एटम के द्वारा मान सकते हैं। मेटेलिक एटम जो चार्ज हो जाते हैं तो आयन हो जाते हैं वो, तो कर्नेल द्वारा इनका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। जबकि यहाँ पर 3 तरीके से होता है, सॉलिड सॉलिड के बीच में, सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इंटरफोर्स, और वापस आयनों का जलयोजन होना, हाइड्रेशन हो जाना, तो जल के साथ इनका क्या होता है, जुड़ाव हो जाता है, तो ये आयन बड़े हो जाते हैं, उनका फ्लो कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। और लास्ट जो मैंने बताया टेम्परेचर के बारे में, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ करते हैं अगर मेटल का, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर आपके इनका जो मूवमेंट होगा वो बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या होगा, कमी, अवरोध आएगा, फ्लो में कमी आएगी। और इसी के कारण यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टेंस जो होती है, इसकी चालकत्व होता है वो तो क्या होता है, घट जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आयनों का फ्लो बढ़ जाता है, आयोनाइजेशन की रेट बढ़ जाती है, सारी चीज़ें यहाँ पर इसके प्लस में होगी, तो ये कंडक्टेंस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो 4 डिफरेंस है, तो बच्चों आप इसको उतार लें पहले या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें, ध्यान रखें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है ना। वहाँ पर मेन चीज़ का फोकस करनी है आपको, रेजिस्टेंस पर, क्योंकि आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा है कि प्रतिरोध जो होता है उसी का ही रिवर्स या व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आपकी प्रवाहित धारा होती है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में दोनों में डिफरेंस क्या था कि वहाँ पर रेजिस्टेंस जो उत्पन्न होता है वो मेटल के अंदर उपस्थित जो केटायन होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, आपका जो धात्विक आयन होते हैं, मेटेलिक आयन होते हैं, वो वहाँ पर रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन के अंदर धनायन और ऋण आयन जो होते हैं वो, इसके अलावा आपका जो सॉल्वेंट होता है उसमें भी आपके आयन होंगे, जैसे H2 है तो H+ और OH होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, वहाँ पर प्रतिरोध को निर्भरता बताती है। अब आप देखें कि हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसके, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, कि किसी विद्युत अपघट्य के कंडक्टेंस क्या होता है। तो जनरली कंडक्टेंस को आप यूँ समझ सकते हैं कि उस चालक के अंदर कुल प्रवाहित धारा किस तरह से है। तो धारा का मापन ही क्या होता है, उसका कंडक्टेंस होता है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आप देखें तो ये थोड़ा सा रास्ता अलग है। जब आप किसी मेटल के अंदर आप कंडक्टेंस की निकालना है तो वहाँ पर आप ईजी वे में सारे एपरेटर्स को असेंबल कर लेते हैं, वोल्टामीटर भी लग जाएगा आपका, एमीटर भी लग जाएगा, और इस तरह से आप उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मापन किया जा सकता है। लेकिन बात करें हम इसकी, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये आपका सर्किट हो गया। अब आपको कंडक्टेंस किसका पता लगाना है, इस अपघट्य का या इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। तो यहाँ से यहाँ तक धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना।
तो जनरली धारा आपकी प्लस से माइनस की ओर होगी, तो आपकी धारा यूँ प्रवाहित हो रही है और इस तरह से यहाँ से यहाँ प्रवाहित होती है, तो इसकी चालकता कितनी है या इसका चालकत्व कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक धारा के प्रवाह को होने को ही हम क्या मेजर करते हैं, कंडक्टेंस के रूप में देखते हैं। तो इस पॉइंट पर कि यहाँ से यहाँ तक की धारा का हमें पूरा मापन करना है कि यहाँ से यहाँ तक धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो ये किन किन बातों पर डिपेंड करने वाली है मेन चीज़, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को या इसकी पूरी ही चालकत्व को या कंडक्टेंस को पढ़ना है तो कुछ ऐसे जनरल टर्म्स होते हैं, उनके बारे में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रतिरोध, सिंपल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या कंडक्टिविटी कहते हैं चालकता को। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में क्या है हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरी चीज़ है आपके जो इससे न्यूमेरिकल आते हैं, बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं और उन्हीं टर्म्स पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर केवल सॉलिड के अंदर आपका धारा का प्रवाह हो रहा है, यहाँ पर सारा ही चीज़ मूव में है, आयन मूवमेंट करते हुए हैं, ठीक है, और यही धारा को क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो आयनों के द्वारा धारा कितनी ले जाई जाती है, वही उसकी क्या होगी, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होगी, चालकत्व होगा इसका। या यूँ कह सकते हैं कि इतना चालक है, या ये कम ले जा रहा है तो कम चालक है, ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ से यहाँ तक तो ज़्यादा कंडक्टेंस रखेगा तो वह अच्छा चालक, अपघट्य अच्छा सुचालक माना जाएगा। दूसरी चीज़ एक और है कि हम यहाँ से एक चीज़ को और पता लगा सकते हैं कि जितने आयन जाएंगे उतने ही तो यहाँ मुक्त होंगे, W, ठीक है ना। यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट सेल की बात करें तो W का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, इन आयनों के प्रवाह पर, और आयन का प्रवाह ही क्या है, कंडक्टेंस है, धारा का प्रवाह है। इसका मतलब धारा के प्रवाह का अगर मेजर कर लेते हैं तो हम यहाँ पर W की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं कि कितना रासायनिक परिवर्तन हुआ है। क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ से यहाँ तक की प्रवाहित होने वाली धारा के बारे में कि कितनी धारा यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस के बारे में। तो कुछ जनरल आपके इसके पॉइंट्स होते हैं, उनको पहले आपको क्या है अच्छी तरह से समझना है। अब जनरल पॉइंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको समझने के लिए पहली चीज़ होती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध, 10वीं तक पढ़ा है ना। दूसरी चीज़ क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आपका R होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है, और ये आपका रो होता है। तीसरी चीज़ पढ़ने वाले हम यहाँ पर, दो चीज़ें तो रेजिस्टेंस के बारे में, फिर आपका है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व, ये आपका C होगा सिंबल। फिर उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसको हम कहते हैं चालकता। हिंदी में ध्यान रखना भाई, चालकत्व और चालकता, चालकत्व का मतलब C से है और चालक, और यहाँ पर चालकता इसको कहा जाता है कप्पा, ये सिंबल के जैसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेल कांस्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, X। फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट, कंडक्टिविटी, लैम्बडा V, और फिर पढ़ने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसकी, आणविक, ये आणविक होगी, चालकता, आणविक चालकता, और ये कहलाएगी तुल्यांकी चालकता, और इसको कहते हैं लैम्बडा n। ओके बच्चों, ये आपके इस कंडक्टेंस और कंडक्टिविटीज को समझने के लिए ये सारी जनरल टर्म्स हैं, जनरल पॉइंट फॉर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। क्लियर है बच्चों। अब अपन एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम किसको समझेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से आपने 10वीं में समझा था। रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल होता है, इसको क्या कहते हैं, बाधा, अवरोध,
किस में अवरोध? आवेश के प्रवाह में। आवेश का प्रवाह मतलब धारा का प्रवाह, यही है ना। तो जब किसी कंडक्टर में आवेश यानी कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो उसकी डायरेक्शन जिस दिशा से जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से जो उस पर फोर्स लगता है ना, बाधा उत्पन्न होती है, एब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले प्रतिरोध से। आप इसको एक बार उतार लें। प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस। ओके, सिंबल क्या है इसका? आर। सबसे पहले आप देख लें, जैसे आपका कोई ये सुचालक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है इस तरीके से। तार किससे बना है? मेटल आयन से। ये सारे मेटल के क्या है? एटम है। और जनरली जो मेटल होता है उसमें आपने बताया मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है? सारे ही मेटल इलेक्ट्रॉन मूव में होता है इनके, और इसी कारण क्या करते हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कर लेते हैं। तो ये जितने भी ये आपके मेटल प्लस आयन होंगे, तो धन आयन जो होते हैं, ये किसी मेटल के अंदर उपस्थित जो आयन होते हैं पॉजिटिव आयन, इनको कहा जाता है कर्नल। कर्नेल का मतलब हो जाता है पॉजिटिव आयनों का समूह। तो ये कर्नल यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये सभी इसके अंदर क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में इसके मूव में क्या करेंगे? बाधा डालते हैं, और इसी बाधा को हम क्या कहते हैं? इसका प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आयन मूव करेगा, प्लस आयन और माइनस आयन, तो यहाँ पर बाधा कौन डालने वाले हैं? ये प्लस इधर मूव करे, है ना, माइनस पोल और प्लस पोल, उससे पहले ये माइनस वाला इसको वापस क्या कर रहा है? अंदर की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर आयन ही, सॉल्यूट के आयन, सॉल्वेंट के आयन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं। तो इस बाधा को ही क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाएगा। समझ में आ गया ना? तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन कि किसी भी कंडक्टर में, किसी चालक में आवेश के प्रवाह फ्लो में उत्पन्न बाधा को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ओके, ये इसकी आपकी डेफिनेशन हो गई कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह, आवेश को आप जनरली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? धारा भी लिख सकते हैं। धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहा जाता है? चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। आगे समझ में? अब आगे पढ़ने वाले प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है। तो आपने ओम का लॉ पढ़ा है, वहाँ क्या था? ओम लॉ क्या कहता है? ये कि किसी चालक के दो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अर्थात वोल्टता उसमें प्रवाहित धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, वोल्टता को यहाँ ई मान लेता हूँ मैं, और धारा को क्या मानेंगे हम? आई। तो क्या कह रहा है ये? विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और v इक्वल टू क्या करते हैं अपन? आई आर, और v की जगह जनरली यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ? ई, क्योंकि इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है, दो सिरे कौन हो जाएंगे? विद्युत अपघटित इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के जो सिरे हैं वो, वहाँ पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? वो समानुपाती होता है। और ई बराबर क्या हो जाता है? आई आर। और आर बराबर अगर आप देखें तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ई अपॉन आई। और आर यहाँ पर क्या है? ये आपका क्या है? कांस्टेंट है किसी भी चालक के लिए, और ये क्या करेगा? आपका कहलाएगा प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, और आर का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक आपको ध्यान है, मात्रक होता है ओम। क्लियर है भाई? ये आपका प्रतिरोध के बारे में।
यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर जब आयन मूव करते हैं तो आयन इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं तो उन आयनों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हो जाती है उसी को क्या कहा जाता है, उसका रेजिस्टेंस कहा जाएगा। समझ में आया बेटा? अब बात करें सेकंड चीज़ की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। ये पहला हो गया प्रतिरोध, क्लियर है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक। अब रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करती है पहले हम देख लें। तो आपको 10वीं क्लास में एक प्रयोग था कि अलग अलग प्रकार की लंबाई के तार लेते हैं, फिर उनके अंदर प्रवाहित धारा का रेजिस्टेंस का मापन करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है। और जब आप तार की मोटाई को बढ़ाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। तो वहाँ पर आपका प्रतिरोध की निर्भरता दो बातों पर थी, एक तो सुचालक की लंबाई पर कि चालक का तार जो चालक है आपका कितना लंबा है, और दूसरा है चालक की मोटाई पर यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एल और ए पर डिपेंड करता है। ओके, इसको उतार लिया, पॉज करके उतार लिया करो। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बाद सेकंड जो इसका है, सेकंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी। तो 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल चालक की लंबाई पर, और दूसरा है आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चालक की मोटाई पर यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एरिया पर। इसका मतलब क्या हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, क्लियर है। और यहाँ पर हम वापस एक समानुपाती स्थिरांक लगाते हैं रो, एल अपॉन ए। ये क्या है आपका, रो, और इसी को ही कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। एक शब्द और ले सकते हैं यहाँ पर आप, विशिष्ट प्रतिरोध। तो बच्चों रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, ये आपका हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। अब आप यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जानी है यहाँ पर, इसकी यूनिट क्या है आपकी, ओम, क्लियर। ए की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, एरिया है सेंटीमीटर, और लंबाई किस में आएगी, सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, ओम सेंटीमीटर, क्लियर। प्रतिरोध की यूनिट ओम है और इसकी हो जाएगी ओम सेंटीमीटर। समझ में आ गया। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध उसकी इस पर डिपेंड करने वाला है, ए और एल पर। अब बात करें ए बराबर, यदि आप मोटाई क्या रख लें, 1 वर्ग सेंटीमीटर, और एल बराबर क्या रख लें, 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो आप चालक ले रहे हैं वो चालक क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा, इसकी मोटाई भी क्या, ये क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर का वर्ग। अब दोनों मान रखते हैं तो रो बराबर क्या हो जाता है, आर। इसका मतलब एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट, यूनिट लेंथ और यूनिटी क्या होगी आपकी, सेक्शन ऑफ एरिया। तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट का सूचालक लेने पर, एकांक का मतलब 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं यहाँ पर, या 1 मीटर मान लें, तो 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का चालक लेते हैं तो उसमें जो प्रतिरोध आता है वही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन इसकी, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक का प्रतिरोध ही, चालक का प्रतिरोध उस कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता
कहलाता है। ओके, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यूनिट लेंथ और यूनिट सेक्शन ऑफ एरिया लेने पर अगर आप उसका प्रतिरोध याद करते हैं तो वो जो प्रतिरोध प्राप्त होता है वह उसका क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तो चालक के अंदर तो हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको ए और एल को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट सेल में, क्योंकि वो तो आपका क्या सॉल्यूशन है, तो उसकी अनुप्रस्थ काट क्या होगा और लेंथ क्या होगी, ठीक है। उसके बारे में अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि चालक में तो आपको पता है कि लंबाई होगी, ठीक है, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपने ले लिया 1 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप यहाँ पर आपके पास क्या है? सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में ए क्या होगा और एल क्या होगा, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उसी पर डिपेंड कर रहा है आपका। ओके, उतार लो इसको पॉज करके, मिटाऊं? चलो मिटाऊं। अब तीसरी जो चीज़ थी कंडक्टेंस के बारे में, है ना, मेन चीज़ कि धारा कितनी प्रवाहित होगी, धारा कैसे प्रवाहित होगी। तो कंडक्टेंस, जिसको हम क्या कहेंगे? चालकत्व, है ना, चालकत्व हिंदी में। सीधी सी चीज़ है, वहाँ पढ़ा था कि प्रतिरोध का जो रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है, वही उसका क्या कहलाएगी? चालकत्व कहलाएगा। यानी कि सी बराबर क्या होता है? 1/r। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। यूनिट की बात करें, मात्रक, तो C बराबर क्या होगा? 1/r। तो R का मतलब ओम, तो यूनिट क्या हो गई? ओम इनवर्स। क्लियर? या इसको उल्टा कर दें तो इसको महो भी यूनिट के रूप में लिया जाता है, और ऐसा ही यूनिट में जनरली काम में लिया जाता है सीमेंस, S। अधिकांश आपको न्यूमेरिकल जब भी दिए जाएंगे तो वहाँ पर वैल्यू आपको सीमेंस के रूप में होती है। ओके बच्चों, ये आपका हो गया चालकत्व, यानी कि जो प्रतिरोध आ रहा है उसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? उसका चालकत्व या कंडक्टेंस कहलाता है। सेकंड चीज़, इसका मतलब आपको उसका प्रतिरोध का मेजर करना पड़ेगा। अगर आपको रेजिस्टेंस का पता है तो उसकी चालकत्व अपने आप आपको पता लग जाएगी। अगला जो चौथा पॉइंट मैंने बताया था वो था स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, विशिष्ट चालकत्व, जिसको हम क्या कहते हैं? चालकता या कंडक्टिविटी। तो जैसे प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकत्व होता है, ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध लेते हैं और उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कप्पा। क्या होता है? KAPPA, कप्पा। अब कप्पा बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 1/ρ, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस अभी मैंने पढ़ाया था तुम्हारे को। ओके, और रो बराबर क्या था पता है? R × A/L, ये आपका क्या था? रो आया था ना। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकत्व या चालकता बराबर क्या हो जाएगा? तो रो की वैल्यू रख दूं तो 1/R × A, L नीचे है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। हो गया। तो कप्पा बराबर क्या हो गया आपका? 1/R L/A। 1/R को क्या लिखा जा सकता है पता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, कंडक्टिविटी, L × A। ये क्या हो गया आपका? कंडक्टेंस 1/R और L/A रह जाएगा। तो कप्पा बराबर क्या हो गया आपका? C × L/A। चलो बात कर लेते हैं यूनिट की। चालकत्व की यूनिट क्या थी? प्रतिरोध का था ओम, इसका था ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर और वर्ग सेंटीमीटर तो क्या मिल जाएगा आपको? सेंटीमीटर इनवर्स। या
महो सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट्स हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी का जो इन्वर्स होगा, व्युत्क्रम क्या कहलाएगी, आपकी चालकता कहलाती है। ओके, चलो उतारो, पॉज करके उतार लो। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, समझ में आ गया? अब इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। यहाँ पर आपका क्या है, कप्पा C इंटू L अपॉन A। यदि आप चालक की लंबाई को क्या ले लें, 1 सेंटीमीटर, और एरिया को क्या ले लें, 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा आपका C। ठीक है ना? तो यहाँ से आप एक परिभाषा और दे सकते हैं, क्या हो जाएगी कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले चालक का चालकत्व ही क्या कहलाएगी, उसकी 1 सेंटीमीटर लंबे व 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के चालक का चालकत्व, कंडक्टेंस, चालकत्व विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। ओके, है ना? कप्पा बराबर C इंटू L अपॉन A था। अगर आप इसको यूनिट ले लेते हैं एक, तो ऐसी स्थिति में कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, C, यानी कि कंडक्टेंस हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का चालक है, तो उसके अंदर जो उसका चालकत्व प्राप्त होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। ये तो आपका तब जब आपका चालक कौन सा हो, मेटेलिक हो, इस तरीके से। तो ये 1 सेंटीमीटर और ये अनुप्रस्थ काट इसका 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका जो आपको चालकत्व प्राप्त होगा वही इसकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता कहलाएगी, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाएगी। अब लेकिन आपको यहाँ पर L और A को समझना पड़ेगा। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए। यहाँ तो L और A आराम से समझ में आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जहाँ सॉल्यूशन है तो वहाँ पर L और A क्या होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपका किस में है, इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर बात कर रहे हैं आप, यानी कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए आपको विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो वहाँ पर L और A का रेफरेंस क्या होगा, है ना? मेटल में तो मैंने समझा दिया, ये लेंथ है और ये क्या है, इसका एरिया हो गया। लेकिन अब आप इसको L और A को इलेक्ट्रोलाइट सेल में देखें, तो जैसे कि एक सेल है ये, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, ये और दूसरा इलेक्ट्रोड ये। अब यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, और दोनों इलेक्ट्रोडों को जो रखा गया है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये आपका एक तरीके से क्या मिल गया, एक सेंटीमीटर और दोनों के बीच की दूरी भी क्या है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 क्यूब सेंटीमीटर। इस वॉल्यूम का कितना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको हम क्या मान सकते हैं, 1 ml।
1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाता है 1 ml। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के 1 ml जो आपका ये वॉल्यूम आ रहा है, इसकी जो कंडक्टेंस आएगा, किसका 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आएगा वही इस इलेक्ट्रोलाइट की क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी, चालकता कहलाएगी। डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पर आपकी 1 सेंटीमीटर लंबा था और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का चालक है, उसकी जो कंडक्टेंस आई यानी कि जो उसकी चालकत्व प्राप्त हुआ उसको क्या कहा गया वहाँ पर, कंडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर अब आपका क्या है, लिक्विड है ये। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ए और एल का जो रेफरेंस होगा वो किससे होगा, दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखी जाएगी 1 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो रखी जाएगी वो कितनी रखी जाएगी इलेक्ट्रोड की 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि एक ही जगह यह होगा। तो टोटल आपका जो सॉल्यूशन हो रहा है जिसके अंदर आयन मूव कर रहे हैं वह कितना हो जाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अर्थात 1 ml। और इस 1 ml की जो कंडक्टेंस प्राप्त होगी आपको C, वही उसकी क्या कहलाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए कप्पा बराबर क्या हो जाएगा C, कब V बराबर क्या रखा जाए 1 ml, यानी कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा वह उसकी क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी कहलाएगी। आया समझ में? इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा 1 सेंटीमीटर लंबा, तो कुल वॉल्यूम कितना हो गया उसका 1 क्यूब सेंटीमीटर यानी कि 1 ml। और 1 ml की जो आपको कंडक्टेंस प्राप्त होने वाला है वह उसकी क्या कहलाएगी, कप्पा कहलाएगी, चालकता कहलाएगी। ठीक है, तो अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगी, 1 घन सेंटीमीटर या 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या कहलाती है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी कहलाती है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का 1 ml जो होगा उसके अंदर जो उसकी कंडक्टेंस प्राप्त होने वाली है वो उसकी क्या कहलाएगी, आपकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। अब आपका जैसे यहाँ पर आपने जो बताया मैंने कि इलेक्ट्रोड थे और इसके बीच में आपने कितना है 1 ml है। अब आपको पूरे सॉल्यूशन की अगर आपको क्या निकालनी है, कंडक्टेंस निकालनी है, तो 1 ml की कंडक्टेंस कितनी है, कप्पा, तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो टोटल कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी उस पूरे सॉल्यूशन की, कप्पा इंटू V। अगर V बराबर क्या रखते हैं, वॉल्यूम 1 ml, तो कंडक्टेंस कितनी होगी 1 ml की, कप्पा के बराबर। यदि आपने क्या रखा, आपके पास सॉल्यूशन कितना है 100 ml, तो कप्पा को किससे गुणा कर लेंगे आप, एक की जो आ रही है चालकता उसको किससे गुणा करेंगे 100 से, तो वो किसकी हो जाएगी 100 ml की कंडक्टेंस हो जाएगी। तो कप्पा इंटू V क्या हो जाता है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपको 1 ml की कंडक्टिविटी पता है कि 1 ml की चालकता इतनी है, ठीक है ना, तो आप पूरे ही विलेन की चालकता को मेजर कर सकते हैं। आपको दे दिया जाता है कि भाई ये HCl है, इसका 1 ml यानी कि कप्पा की वैल्यू जो भी आपको दे रखी है x है, और अब HCl का आपको 250 ml दिया गया है, तो बताओ इसका कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, तो 250 इंटू x। इसका मतलब कप्पा के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन चाहे कितना ही हो, अगर आपको उसका एक चालकता का पता है 1 ml का, तो आप कंप्लीटली क्या कर सकते हो, पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं, उसके चालकत्व को निर्धारित कर सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक, अब आप देखें दोनों में डिफरेंस वापस बता रहा हूँ मैं। मेटल के अंदर क्या होता है, जो कप्पा या विशिष्ट चालकत्व या जो चालकता होती है वो एक टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर उसका केमिकल कंपोजिशन स्थिर होता है, बदलता नहीं है। वहाँ पर जो आयन थे वही आयन मौजूद रहेंगे एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर।
जैसे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है और आपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और 1 वर्ग सेंटीमीटर का लिया है और अब इसकी आपने क्या किया, चालकत्व को ज्ञात किया है। तो जो चालकत्व आ रहा है उस चालकत्व का मान चेंज होने वाला नहीं है, कांस्टेंट होगा, यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या होगी, आपकी स्थिर होने वाली है, क्योंकि इसका अंदर का कंपोजिशन बदल नहीं रहा है। लेकिन अब आप इसमें देखें तो यहाँ पर जैसे ही आप इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर आयन यहाँ से मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रोड पर, तो अंदर आयन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब अब आयन की कमी होने के साथ साथ यहाँ पर प्रवाहित धारा जो होगी वो चेंज होगी। तो यहाँ पर आपका कप्पा क्या होता है, केवल जो आपका मेटल लिया है उस मेटल की जो डेंसिटी या प्रॉपर्टी होती है उसके आधार पर कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका कंपोजिशन बदलता नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कंपोजिशन लगातार बदलता जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपको प्राप्त होने वाली चीज़ है वो टेम्परेचर तो होगा ही, लेकिन एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी यहाँ पर, कौन सी, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, है ना। आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ओके, यहाँ पर आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, ये वापस वही है, 1 सेंटीमीटर की दूरी, 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 ml वॉल्यूम है। अब 1 ml वॉल्यूम के अंदर यदि आप कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता अधिक रखते हैं या इसको डाइल्यूट कर देते हैं, तनु कर देते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ आयन भी ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा, और कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, आपको ज़्यादा मिलेगी। और अगर इसको डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने पर क्या होगा, घाटा नहीं है, कम है, तो नंबर ऑफ आयन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर आपको इसकी पूरी कंडक्टिविटी को, यानी कि चालकता को अगर आपको कंप्लीटली डिफाइन करना है तो उसके साथ आपको एक फैक्टर और जोड़ना पड़ेगा, कंसंट्रेशन, सांद्रता। सॉल्यूशन की सांद्रता कितनी है, यानी कि आपकी जो विशिष्ट चालकता जिसको कहते हैं अपन चालकत्व या कंडक्टिविटी, वो किन बातों पर डिपेंड कर रही है, नंबर 1 टेम्परेचर पर, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर ये अलग अलग आने वाली है, और दूसरी चीज़ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर। और जब आप इसको सांद्रता के साथ कनेक्ट करते हैं तो सांद्रता के साथ कनेक्ट करने का मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की सांद्रता को हम 2 रूप में दर्शाते हैं, या तो उसकी मोलरिटी के रूप में या उसको नॉर्मेलिटी के रूप में। यानी कि जब आप उसमें क्या डालते हैं, वैल्यू को मोल में, है ना, मोल्स पर लीटर क्या कहलाएगी, मोलरिटी, और ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वो क्या कहलाएगी इसकी, एन नॉर्मेलिटी। अब इसके साथ क्या होने वाला है, यानी कि आपका सांद्रता के साथ कप्पा का क्या रिलेशनशिप है। तो सांद्रता के बढ़ने और घटने पर क्या होगा, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की अगर आपको चालकता डिफाइन करनी है तो वहाँ पर आपको एक तो टेम्परेचर तो होगा ही, पर उसके साथ साथ क्या होगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी होगी, ठीक है ना। और कप्पा का मतलब तो ये तो फिक्स हो गया, लेंथ और हाइट जो आपका एरिया है वो तो फिक्स है 1 ml, उसी को हमने क्या कहा है, चालकता कहा है। बाकी इस पर भी डिपेंड करेगी, अगर आप इनको चौड़ा कर दें, इलेक्ट्रॉनों को दूर कर दें तो फिर अलग चीज़ आएगी, पर वो क्या होगी, चालकता नहीं होगी, क्योंकि चालकता के लिए क्या माना हमने, 1 ml वॉल्यूम की कंडक्टेंसी क्या कहलाती है, उसकी चालकता कहलाती है। तो 1 ml वॉल्यूम के अंदर अब आपने जो सॉल्यूशन रखा है इसकी कंसंट्रेशन बदलने पर ये कप्पा का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या टर्म्स काम में लेते हैं, लैम्डा V और लैम्डा M, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। चलो अब इसको समझते हैं। तो अब आणविक चालकता, आणविक चालकता या मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा M। 1 ml की जो आपकी कंडक्टेंस होती है वही आपकी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। अब आणविक का मतलब यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन को फैक्टर को साथ लिया है, तो कंसंट्रेशन को किस में व्यक्त किया गया है, मोलर के रूप में। तो यहाँ पर डेफिनेशन हो जाती है कि इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोलर 1 m सॉल्यूशन में उपस्थित आयनों की
कुल चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, चालकता उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल क्या किया, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फिक्स कर ली, 1m सॉल्यूशन लिया और 1m सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी आएगी, टोटल कंडक्टिविटी, वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी, लैम्डा m कहलाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि 1 ml के लिए क्या था, चालकता। 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आता है उसको क्या कहते हैं, चालकता। और इसको टोटल वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन तो क्या आ जाएगी आपको, लैम्डा m। पूरे विलेन की कुल चालकता कितनी होगी, तो 1 ml की चालकता कप्पा के बराबर है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, उस वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगी, टोटल वॉल्यूम की कंडक्टिविटी आ जाती है। और उसी को हम क्या कहते हैं, 1 लैम्डा m, यानी कि 1 m सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, इसकी कुल कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो 1 ml की कंडक्टिविटी कप्पा के बराबर होती है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, उस वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1m सॉल्यूशन की टोटल कंडक्टिविटी आ जाती है। ठीक, अब v यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। आपने कंसंट्रेशन को किस में व्यक्त किया है, मोलरिटी के रूप में, तो मोल बराबर, मोलरिटी बराबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ml में तो 1000/1 पढ़ चुका है, पढ़ लिया ना। मोलरिटी बराबर क्या होता है, 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, और चूंकि यहाँ पर आप क्या रख रहे हैं, 1m का मतलब कितने मोल लेंगे, n बराबर 1, 1 मोल ही लेंगे ना। तो अब आपका क्या हो गया, m बराबर 1/v इंटू 1000, अर्थात 1000/v, और v बराबर क्या हो जाता है, 1000/m। तो लैम्डा m बराबर इधर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000/m। इसको बिल्कुल दिमाग में रख लेना, क्योंकि कई न्यूमेरिकल यहीं से होने वाले हैं। यहाँ पर आपको कोई भी सांद्रता दी जाएगी, पर सांद्रता किस रूप में दी जाएगी, आपको मोलरिटी के रूप में दी जाएगी। तो मोलरिटी के रूप में जब दी जाती है तो 0.1 m है, 0.2 m है, तो मोलरिटी कंसंट्रेशन यहाँ रखी जाएगी, ये कंसंट्रेशन के लिए, और बाकी आपका क्या है, विशेष चालकता है। आ गया समझ में, ये आपकी है मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल सोल्यूशन की टोटल कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। 1 ml की कंडक्टिविटी क्या है आपकी, समझ में आ गया। इसको जिसको हम चालकता कहते हैं वो 1 ml वॉल्यूम के लिए होती है, और टोटल कंडक्टिविटी निकालनी है आपको सॉल्यूशन की, तो टोटल वॉल्यूम कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ml की कंडक्टिविटी को, तो आपको क्या मिल जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। अब बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट देखें तो आपको पता है कप्पा की यूनिट क्या थी, है विशिष्ट चालकत्व या चालकता की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स cm इनवर्स। m की यूनिट क्या हो जाती है, मोलरता की, तो मोलरिटी क्या होगी, मोल पर लीटर, और लीटर को सेंटीमीटर के रूप में शो करें तो ये हो जाएगा मोल cm³ या मोल इंटू cm-3। दोनों वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो देखें लैम्डा m यानी कि मोलरता जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है इसके लिए, तो कप्पा का यूनिट हो गई ओम इनवर्स cm इनवर्स, और यहाँ पर यूनिट हो गई आपकी मोल इंटू cm। ठीक, अब आपको यूनिट मिल गई मोल इनवर्स ओम इनवर्स cm⁻²। ये आपकी किसकी हो गई, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। कैसे निकाली, कप्पा की यूनिट पता है ना, ओम इनवर्स cm इनवर्स होती है, निकाल चुके हैं पहले। और मोलरिटी की क्या हो जाती है, मोल पर लीटर, लीटर को हमने किस में बदल दिया, सेंटीमीटर के रूप में, तो ये आ गया आपका ये, और ये हो जाएगी आपकी इसकी यूनिट। बोल आ गया समझ में ये, चलो इसको उतार लो, बिठा दूँ, पहुँच करके उतार लिया करो, ठीक है ना। अब ऐसी की ऐसी आपकी सेकंड जो चीज़ दी है वो है तुल्यांकी चालकता, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और m की जगह क्या जाएगा, लैम्डा v। इलेक्ट्रोलाइट के 1m सॉल्यूशन की जगह यहाँ क्या लगा देंगे, 1n सॉल्यूशन।
ग्राम इक्विवेलेंट, 1 लीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व करने पर जो सॉल्यूशन होता है उसकी नॉर्मलता आती है उसको क्या कहते हैं, 1N कहते हैं, है ना। 1 लीटर में किसी भी विलेय के उपस्थित ग्राम तुल्यांक, तो यहाँ पर विलेय कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1N सॉल्यूशन में उपस्थित आयनों की कुल चालकता उसकी क्या कहलाएगी, मोलर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्विवेलेंट तुल्यांकी कंडक्टिविटी कहलाती है। ओके, यहाँ पर आपका m बराबर क्या हो जाएगा, v, बाकी वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर n की जगह पर यह क्या आ जाएगा, v तो यही रहेगा, पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, अब ग्राम इक्विवेलेंट हो गया तो यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा, वापस m की जगह e, यहाँ पर भी क्या रह जाएगा e, और अब यहाँ पर आपका इसकी जगह क्या आ जाएगा, सॉरी m की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर n, और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा n, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका n। समझ में आया। नॉर्मलता बराबर क्या हो जाता है, ग्राम तुल्यांक अपॉन आयतन इंटू 1000। ओके, तो अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, E बराबर ग्राम तुल्यांक कितना रख रहे हैं, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसा वो था सेम वही है, वहाँ पर मोल रखा था, यहाँ पर ग्राम तुल्यांक रख रहे हैं अपन, तो 1 ग्राम तुल्यांक हो गया थी तो बने गया 1, तो n बराबर क्या हो गया ये, और फिर आपका v बराबर क्या हो जाएगा 1000 अपॉन n, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका n, सेम है, और यहाँ पर आपका v, बस केवल m की जगह मैंने क्या कर दिया v, वो तो हो गया आपका तुल्यांकी चालकता, और जहाँ जहाँ पर आपका m था वहाँ पर क्या हो जाएगा n, फर्क इतना है, वहाँ पर 1 मोल को डिजोल्व किया, यहाँ पर किसको कर रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिजोल्व कर रहे हैं अपन, और फिर यूनिट जो आएगी आपकी, यहाँ पर मोल की जगह क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट, और यहाँ पर भी आपका मोल की जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स, ओम इनवर्स, और CM की पावर 2, ये आपकी क्या रह जाएगी, यूनिट रह जाएगी। ठीक है, आप करेक्शन करके देख लें, या तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो उतार लें इसको। केवल करना क्या था, वहाँ था क्या, 1m सॉल्यूशन की टोटल कंडक्टिविटी, यहाँ पर है 1n सॉल्यूशन की, और नॉर्मलिटी के बारे में आपको पता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 लीटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो 1n सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, चलो इसको उतार लो, कंप्लीट बेटाओ। अब आप एक बार इसकी समरी को देख लें एक साथ मेरे साथ, जो आज आपको मैंने बताया है। पहला था R, ठीक है, ये क्या थी आपकी चालक की बाधा, धारा के प्रवाह, आवेश के प्रवाह की बाधा, और इसका मात्रक क्या था, ओम। ठीक, फिर उसके बाद क्या देखा था हमने, C बराबर क्या हो जाता है, 1/R, यूनिट हो जाती है ओम इनवर्स या महो या सीमेंस। फिर उसके बाद क्या देखा था, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधी था ना, ये था आपका R बराबर रेजिस्टेंस आया था रो L/A, और रो बराबर क्या हो जाता है, तो रो बराबर हो जाएगा आपका R × A/L। ओके, और इसकी यूनिट क्या आई थी, तो ओम CM। फिर आया था आपका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या था, 1/ρ, 1/ρ को कर दें तो ये हो गया 1/ρ R × A, ऊपर चला गया L, और इसकी यूनिट क्या आई थी, तो ओम इनवर्स हो गया, ये CM2, ये CM, तो CM इनवर्स या महो CM इनवर्स या सीमेंस CM इनवर्स। क्लियर है, यहाँ तक आपको कंप्लीट मैंने बता दिया था। फिर आपको बताया लैम्डा m बराबर क्या हो जाता है, तो कप्पा इंटू v की जगह क्या रखा था हमने, तो कप्पा इंटू 1000/m, और फिर हो जाता है लैम्डा v, कप्पा इंटू ये भी क्या था v, लेकिन यहाँ पर क्या था इंटू m की जगह पर नॉर्मलिटी थी। ये आपके मेन सारी चीज़ें होगी। क्लियर है, ओके।
अब एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ अलग से, वो यहाँ समझ लें। हमने देखा यहाँ पर कप्पा बराबर क्या था, 1/r इंटू L/A। आई ये चीज़, ठीक है ना। 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है C, तो कप्पा यानी कि चालकता बराबर C इंटू L/A। L और A क्या है, तो L क्या है, इलेक्ट्रोनों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रॉन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जब भी आप किसी सेल को लेते हैं, ठीक है, जैसे एक सेल लिया, यहाँ पर आपने इसके 1 सेंटीमीटर लगाकर इनको सेट कर दिया, हो गया, ये आपका सेल बन गया है। अब आपको डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोलाइट काम में लेने हैं और उनकी आपको क्या निकालनी, कंडक्टिविटी निकालनी है। तो इसी सेल में वो सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, केवल बदलना क्या है आपको, सॉल्यूशन। जैसे आपने NaCl की निकाल ली, अब इसको बदल दिया, इसकी जगह पर किसकी लिया है, KCl की, इसको बदल दिया, MgCl2 की लिया है। तो आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन बदल रहे हो। तो सॉल्यूशन बदल रहे हो तो यहाँ पर आपका C की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, किंतु L इंटू A तो हमेशा क्या रहेगा, वही, ठीक है ना। कि किसी की भी कंडक्टिविटी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टेंस सेल का प्रयोग करते हैं। वो सेल इस तरह से होता है, 2 Pt के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं इसमें, ठीक है ना, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होंगे। और अब इस सेल के टर्मिनल को आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको कनेक्टिविटी को मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको मैं आगे बताने वाला हूँ कि किस तरह, क्योंकि एक मेटेलिक जो आपका वायर होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसका कनेक्टिविटी निकालना आसान होता है, पर यहाँ पर सॉल्यूशन को उस सर्किट में जोड़ना पड़ता है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम और है, वहाँ पर क्या होता है, मेटल में जैसे ही आप धारा प्रवाहित करते हो तो उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर लगातार क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन बदलता है। इसका मतलब धारा प्रवाहित करने पर उसकी कंडक्टिविटी लगातार बदलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले हैं, तो सॉल्यूशन में आयन कम होते जाएंगे, तो वो लगातार क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी चेंज होती जाती है। और ऐसी स्थिति में फिर किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज्ञात करना, तो इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता था कि आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, ठीक है ना, सॉरी कंडक्टेंस सेल, उस कंडक्टेंस सेल के अंदर सेल तो वही रह जाता है, तो L और A तो आपका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। केवल आप किसको बदल रहे हो, सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट को बदल रहे हो। तो ऐसी स्थिति में L और A को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो कप्पा बराबर क्या हो जाता है आपका C इंटू, इस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया X, ये हो गया L/A, और इस X को यहाँ पर क्या कहा जाता है, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक क्या हो जाता है, डॉट लगा देता हूँ यहाँ पर, X नजर आएगा। स्थिरांक क्या हो जाता है, सेल स्थिरांक, कि सेल स्थिरांक वह मान है किसी चालकता सेल का, वह मान जो कि चालकत्व कंडक्टेंस से उसको गुणा किया जाए तो आपको क्या प्राप्त हो जाती है, चालकता प्राप्त हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, चालकता सेल का वह स्थिरांक जिसे चालकत्व कंडक्टेंस से गुणा किया जाए तो चालकता प्राप्त हो जाती है या होती है। ओके, ठीक है ना। या इसको जो कह सकते हो, वह स्थिर मान जो किसी भी चालकता सेल की जगह पर यहाँ लिख दो, वह स्थिरांक जिसे चालकत्व से गुणा किया जाए तो वहाँ पर क्या प्राप्त हो जाती है, वह स्थिरांक जिसे चालकत्व किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के चालकत्व से गुणा किया जाए तो वहाँ पर क्या प्राप्त हो जाती है, आपको चालकता प्राप्त हो जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, सेल स्थिरांक, या इलेक्ट्रोड की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है, सेल स्थिरांक कहा जाता है। और इसको स्थिर माना जा सकता है, क्यों, क्योंकि सेल आपका वही रह जाएगा, इलेक्ट्रोड वहीं लगे रहेंगे, कोई दूरी चेंज नहीं की जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, केवल आप सॉल्यूशन बदलते जाएंगे तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की आप कंडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए उस वैल्यू को क्या मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है। क्लियर है। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ओके, तो नेक्स्ट क्लास आपकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में होगी। ओके, बने रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। तो बच्चों, इस चैनल पर बने रहने के लिए मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको लॉन्च किया जाएगा तो आप तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप क्या करें,
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें। जिससे क्या होगा, आने वाले जितने भी आपके मेरे जो वीडियो है वो सारे ही आपके पास तुरंत आप तक पहुंचेंगे, ताकि आप उसको तुरंत देख सकें, समझ सकें। ओके, थैंक यू।